चुनाव में टेंशन तो हो रही है, पर ये सभी कैंडिडेट्स को टेंशन हो रही है दोस्तों। 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स मैदान के अंदर हैं। कई के पॉलिटिकल करियर का सवाल है। क्यों है फेज 1 जरूरी, देखिए रिपोर्ट। दोस्तों बात दरअसल ये है कि अगर आप देखेंगे कि फेज 1 के पहले सबसे इंपॉर्टेंट सीट जिसकी बात हो रही है वो हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी डरे से दिख रहे हैं क्या? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनकी राजनीति में मैंने कभी भी उनको इतना बौखलाया हुआ नहीं देखा। दोस्तों इनका जवाब मैं दूंगा कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त जो है इतने गुस्से में है। क्या उनको लग रहा है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है? इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, पर इसके पहले फेज 1 में कौन की लेता मैदान में है? फेज 1 400 एनडीए के आंकड़े के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ा फेज है दोस्तों 102 सीट वाला। देखिए रिपोर्ट। कमान तीर पर चढ़ा जो तीर था ही नहीं, निशाना भी लगा जो किसी निशाने पर था ही नहीं, फिर भी भाईजान दहल गए। एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे। अपनी तकरीरों से माहौल हिला देने वाले बैरिस्टर ओवैसी चार मीनार की लड़ाई में माधवी लता की इस एक मुद्रा से कांप गए। ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। हॉट सीट हैदराबाद पर ओवैसी को चुनौती दे रही बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता का यह वीडियो एक रोड शो का है। माधवी लता भरतनाट्यम डांसर भी हैं। समर्थकों के जोश में उन्होंने प्रत्यंचा पर तीर साधने की एक मुद्रा क्या बना ली। ओवैसी ने इसे यूं पढ़ा कि माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। माधवी लता बार बार कह रही हैं कि ओवैसी की जमीन खिसका देंगी। असदुद्दीन जी दो लोगों को भड़काते हैं, एक पसमंदा लोगों को डराते हैं और दूसरा नौजवान बच्चों को भड़काते हैं। उनका स्पीचेस में कभी आपने सुना है कोई डेवलपमेंट के बारे में बात करने का? तो आप मुसलमान नहीं हो, मुसलमान के आड़ के अंदर एक खुदगर्ज मर्द हो तुम। लेकिन ओवैसी की चिंता क्या सिर्फ माधवी लता है? नहीं, माधवी की बैटिंग, बीजेपी की प्लानिंग और राजा सिंह की फील्डिंग, इससे जो हिंदू कॉम्बिनेशन बन रहा है वो टेंशन है। जिस दिन सरकार बनेगी तुम दोनों चूहे भाइयों को पिंजरे में बंद करके, तुम्हें प्यार है ना पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान में तुम दोनों भाइयों को फेंकेंगे। राजा सिंह ने पाकिस्तान फिकवाने का ये चुनावी डायलॉग कल ही दिया था और आज ओवैसी ने चुनाव आयोग से गुहार लगा दी कि हुजूर ये क्या हो रहा है, कुछ देख भी रहे हैं या नहीं। गाली दे रहे हैं और गाली क्या क्या नहीं दे रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमीशन को नहीं दिख रहा क्या? असदुद्दीन ओवैसी 4 बार से हैदराबाद से सांसद हैं। हर 5 साल में उनकी जीत का मार्जिन लगातार बढ़ रहा है। अभी हैदराबाद भी समझने लगा है कि एक तीर जो था ही नहीं वो उन्हें लगा कैसे। कहीं ये कॉन्फिडेंस हिलने की निशानी तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ में टाइगर राजा सिंह जी जुड़ रहे हैं। राजा सिंह जी मेरे साथ, प्रदीप भंडारी के साथ जी न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं राजा सिंह जी, असदुद्दीन ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि उनको गालियां दी जा रही है आपके और माधवी लता जी द्वारा। बीजेपी जो है एक समाज को टारगेट कर रही है और तेलंगाना में हिंदुत्व फैलाना चाह रही है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अभी बौखला गया है क्योंकि खुद के मुसलमान उसके खिलाफ है। जिस वोट बैंक पे वो तंता था आज तक, वो वोट बैंक उसके हाथ से निकलते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद पार्लियामेंट में भी मजबूत हो रही है। हिंदुओं के साथ साथ में मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट डालने के लिए थोड़ा फेवरेबल हो रहा है। तो ये सभी चीजों को देखकर ओवैसी, यानी अपने आप को बैरिस्टेड कहता है, और एक बैरिस्टेड की पढ़ाई पढ़ने वाला इंसान बौखला गया। हाँ, जाहिर है अगर कोई व्यक्ति अगर उसको हार नजर आती है तो बौखला जाता है। वैसे ही ओवैसी आज बौखला गया और जैसे हिंदुत्व की बात करता है, वो हिंदू फैलाना चाहता है। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य हिंदुत्व ही फैलाना है और हम फैला के ही रहेंगे।
राजा सिंह जी, असदुद्दीन ओवैसी जी तो ये तक कह रहे हैं कि उनको वोट इसी बात पे दो कि सीए लागू नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं कि सीए अगर उनको वोट दिया जाएगा तो सीए के खिलाफ उनकी आवाज और मजबूत होगी। देखिए, ओवैसी अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है, लेकिन असल में वो है नहीं। वो सीए के खिलाफ सिर्फ जनता में बोल सकता है, पार्लियामेंट में बोल सकता है, खिलाफ बोल सकता है, लेकिन उसमें इतनी दम नहीं है कि सीए को रोक सके। सीए तो लागू हो गया, आने वाले समय में भी एनआरसी भी लागू होगा। मेरे भारत देश में जो रोहिंग्या बसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी बसे हुए हैं, खुद ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में कईयों रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को शरण देकर उनको हर प्रकार की जो व्यवस्था ओवैसी कर रहा है ना, तो ओवैसी का बहुत बड़ा वोट बैंक रोहिंग्या भी है। तो उसको डर अभी से चालू हो गया है कि अगर CAA एनआरसी अगर लागू हो जाएगा तो मेरा वोट बैंक सरक जाएगा। तो ये भय भी ओवैसी को सता रहा है, लेकिन CAA हो या एनआरसी हो, इतनी ताकत नहीं है ओवैसी में कि वो इस चीज को रोक सके। मैं आपसे कह रहा हूं कि माधवी लता जी का जो वीडियो है, जिसके अंदर वो एक तीर जिस तरीके से इशारा करके दिखा रही है, इस पे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे असदुद्दीन ओवैसी को? देखिए, ओवैसी जैसे कल बहुत ही विशाल श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकली है, सभी लोग उस रैली में सम्मिलित हुए। पर बंगाल के अंदर उसी शोभा यात्रा के ऊपर राजा जी पत्थर फेंके गए थे। जी, बंगाल में तो पत्थर फेंके गए, लेकिन हैदराबाद में किसी में दम नहीं कि हमारी ओर पत्थर आ सके या पत्थर कोई फेंक सके, क्योंकि हम पहले पत्थर अगर कोई फेंकता तो मार खाते थे, लेकिन आज का हैदराबाद का हिंदू जागरूक हो चुका है। ईंट का जवाब पत्थर से देना आज का हिंदू तेलंगाना, भाग्यनगर, हैदराबाद का जानता है कि किस तरह से इनको जवाब दिया जाता है। और महादेवी लता जी ने केवल एक तीर जैसा एक मूवमेंट लिया, उन्होंने तीर नहीं चलाया, लेकिन आने वाले समय में तीर भी चलेगा, लेकिन वो किस पे चलेगा ये आने वाला समय बताएगा। इससे वो कह रहे हैं मुसलमानों को आप गालियां दे रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ओवैसी। हम हमारे हिंदू यानी हिंदुत्व के खिलाफ जो बोलता है, जो हिंदू विरोधी है, उनकी भाषा में हम लोग जवाब देते हैं। अगर ओवैसी अपने आप पर वो ले लेता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा है ना कि ओवैसी बौखला गया है। वो अभी कैसा है, चुनाव का माहौल है, वो कोई भी इशू छोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि ओवैसी की एक और एक आदत है, जब तक वो मीडिया में उसके नाम का स्क्रॉलिंग हो या वीडियो में उसका या मीडिया में उसका कोई वीडियो रोल ना हो, तब तक ओवैसी को खाना हजम नहीं होता है। हर सब्जेक्ट पे ओवैसी कमेंट करना चाहता है, हर सब्जेक्ट पे ओवैसी कूदना चाहता है। मेरे साथ डायनामिक हिंदुत्व के लीडर, भारतीय जनता पार्टी के डायनामिक लीडर तेलंगाना से राजा सिंह जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। प्रदीप भंडारी के साथ जी न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैदराबाद की लड़ाई जो है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता को कंपेयर करूंगा। भाई, असदुद्दीन ओवैसी जो है लंदन से बैरिस्टर है, माधवी लता जो है पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टर है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माधवी लता राजनीति में ताजा एंट्री करी है उन्होंने। असदुद्दीन ओवैसी 20 साल से लोकसभा के सांसद हैं, माधवी लता पहली बार चुनाव लड़ रही है। इन सब के बावजूद भाई असदुद्दीन ओवैसी को इतनी घबराहट क्यों है दोस्तों? पहली बार असदुद्दीन ओवैसी घबराए हुए हैं दोस्तों। हैदराबाद का वोट का गणित क्या, ये समझाना चाहता हूं दोस्तों। हैदराबाद का अगर वोट का गणित देखेंगे, 5 लाख लगभग जो है 70% मुस्लिम वोट है। 5,17,000 लगभग वोट जो है मुस्लिम वोट आता है। इस पूरे वोट उसमें से पिछली बार जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे, जिस सीट पे 50% ज्यादा मुस्लिम वोट है, असदुद्दीन ओवैसी को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर भगवंत राव को 2,35,000 वोट मिले थे। भाई तब भी असदुद्दीन ओवैसी घबरा रहे हैं दोस्तों। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 18 दिनों से जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। इस बीच आज ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर जेल में ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे उनकी शुगर बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये ईडी के आरोप है। ईडी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो
आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसा नहीं कर रहे, पर ईडी का कहना है कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो खाना खा रहे हैं उससे उनकी शुगर लेवल बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है दोस्तों अरे वो घर का ही खाना खा रहे हैं, ईडी एक साजिश करने की कोशिश कर रही है। देखिए चुनावी कंट्रोवर्सी। थोड़ा भगवान से तो डरो, इतना झूठ बोलने से पहले। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweet. दिल्ली की लड़ाई शुगर पर आई। ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की शिकायत की, आरोप लगाया कि दिल्ली के सीएम अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए जेल में आलू पूड़ी खा रहे हैं, आम खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं और जानबूझकर डॉक्टर से नियमित सलाह भी नहीं ले रहे हैं। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patients. I don't want to make any further comments. Matter is pending before the court. बड़ी हैरानी वाली बात है, लोग अपना शुगर लेवल बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ केजरीवाल पर अपना ही शुगर लेवल खराब करने का आरोप है। ऐसे में सवाल है, क्या केजरीवाल अपनी सेहत जानबूझकर बिगाड़ रहे हैं? क्या जानबूझकर चार्ट से हटकर डाइट ले रहे हैं केजरीवाल? लेकिन क्यों? भला मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठी कोई शख्सियत ऐसा क्यों करेगी? ऐसे में केजरीवाल के वकील ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। This is an issue made by ED so that there is home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Otherwise, the matter is sub judice. लेकिन कहते हैं ना, दिल्ली में जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। बीजेपी सामने आई, उसने आरोप लगाए कि शुगर लेवल को जानबूझकर बढ़ाकर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आना चाहते हैं ताकि चुनाव मैनेज कर सकें। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जैसे हार्डकोर क्रिमिनल जेल से भागने के रास्ते ढूंढते हैं, ऐसे जेल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। आरोप हल्के नहीं थे। ऐसे में भारी भरकम पलटवार के साथ दिल्ली की मंत्री आतिशी सामने आई, बोली केजरीवाल को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, घर का खाना भी बंद करने की साजिश की जा रही है। ये जो सारे झूठ ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं, वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। ईडी ने कोर्ट के सामने डाइट चार्ट रखकर आरोप लगाए हैं। अब कोर्ट ने जेल प्रशासन से डाइट चार्ट और डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन मांगा है। किसके दावे में है दम, आगे कोर्ट ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ईडी पर पलटवार तो किया, लेकिन उन्होंने यह भी मान लिया कि जेल में आखिर अरविंद केजरीवाल जी को घर से मिठाई और मीठी चाय मिलती है, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह पर दी गई स्वीटनर से बनाई जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी का डाइट चार्ट दिखाना चाहता हूं। दोस्तों ध्यान से देखिए, उन्हें जेल में दिए जाने वाले खाने की बात की जाती है और ये खाना जो है आप इस वक्त देख रहे हैं। नाश्ता उपमा, नारियल चटनी, फीकी चाय, फल। लंच के अंदर चावल, दही, राजमा, चपाती, सलाद, फल। डिनर के अंदर रोटी, फल, सब्जी, दाल। तो ये अच्छा खासा खाना है दोस्तों, इट्स अ गुड फूड। मतलब यही हम लोग घर पे भी इसी तरीके खाना खाते हैं। दोस्तों, अब आपका चुनावी प्रोफेसर फेज 1 की बात करता है और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जी न्यूज की अपील है, हम सबकी अपील है, कल नाश्ता पानी भले मत करिएगा पर वोट जरूर डालिएगा। ये आपका कर्तव्य है। जो सरकार आप चाहते हैं उसके लिए वोट डालिए। ये फर्जी यूट्यूबर इसको उसको मत सुनिए, सच्चा वोट डालिए जिसने आपके लिए काम किया। दोस्तों, 2024 की पहली वोटिंग राउंड शुरू होने में अब लगभग सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। कल 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये फर्स्ट फेज है, सबसे बड़ा फेज है। 16 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इस राउंड में वोट डालेंगे। इसमें 35 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, घर मत बैठिए, जाके वोट करिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बड़े फेसेस कौन से हैं। इमरान मसूद, ये बोटी बोटी कमेंट कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2014 में। ये कांग्रेस से लड़ रहे सहारनपुर से। नेक्स्ट पे बढ़ना चाहता हूं मैं दोस्तों, नेक्स्ट फेज पे अगर आप बढ़े, हम लोग नेक्स्ट में आना चाहते हैं। संजीव बालियान, भारतीय जनता पार्टी के जाट फेज, मुजफ्फरपुर नगर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे, पिछली बार जीते थे। नेक्स्ट पे बढ़ना चाहता हूं मैं, इसके ऊपर नेक्स्ट पे हम बढ़ा जाए। इसके बाद आना चाहते हैं जीताराम मांझी, ये हम से हैं, एनडीए के इंपॉर्टेंट उम्मीदवार है। अगर इनके साथ
बाद ईबीसी वोट आएगा तो जीतन मांझी जीतेगी। चौथे पे बढ़ना चाहता हूं मैं, चौथे पे बढ़िए जल्दी से। किरण रिजिजू भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, ये लड़ रहे हैं अरुणाचल पश्चिम से। नेक्स्ट पे मैं आना चाहता हूं, नेक्स्ट पे अगर हम बढ़ेंगे तो दयानिधि मारन डीएमके से लड़ रहे हैं, ये चेन्नई सेंट्रल सीट से लड़ रहे हैं। नेक्स्ट पे बढ़ना चाहेंगे और यहां पे अगर आप देखेंगे बिप्लब कुमार देव भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के राज्यसभा एमपी हैं, पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे एक और, कोयंबटूर से भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अध्यक्ष लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा वॉच्ड आउट सीट। कोयंबटूर को जरूर देखना मत भूलिएगा दोस्तों। और मेरा आपके इलेक्शन प्रोफेसर का एनालिसिस बहुत सिंपल है दोस्तों। इलेक्शन प्रोफेसर का एनालिसिस यही है कि इस फेज में दोस्तों अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 के आंकड़े के करीब पहुंचना है या पूर्ण बहुमत सानी है तो 39 सीट से ज्यादा जीतनी होगी। 2019 में 100 में से 39 सीट बीजेपी इस फेज में जीती, इस लगभग 100 सीट में जीती थी। तो इस बार बीजेपी को अगर 400 के आंकड़े के पास पहुंचना है तो 39 सीट्स को क्रॉस करना है। दोस्तों होमवर्क सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको बताना है कि असदुद्दीन ओवैसी पहली बार सांसद कब बने थे, कौन से साल में बने थे। #24 की सरकार या 8588058111 पे व्हाट्सएप जरूर भेजिएगा। दोस्तों मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ आपके चुनावी प्रोफेसर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वोट जरूर डालिएगा, वोट डालना मत बंद करिएगा, अपनी वोट की सेल्फी भी सोशल मीडिया पे डालिएगा। नमस्कार। Z News.